हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज के इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं कि आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर आप और क्वेश्चंस याद करना चाहते हो या स्कूल की मैम ने लिखा है तो आप उनके वो भी याद कर सकते हो, लेकिन इन क्वेश्चंस को याद करने में ज़रूर इन जो क्वेश्चन लिखवाए गए हैं, जो भी करवाए जा रहे हैं, उनको ज़रूर याद करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आप अपनी तरफ से कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको अभी नोटबुक लेना है और अपना लिखना है। जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा इसको लिख लेना है। आंसर्स अगर आपको ऑलरेडी स्कूल में लिखवाया गया तो उन आंसर्स को भी याद आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस और भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनी है, तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है, कि भारत देश के अंदर जो खाद्य सुरक्षा है उसको कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है। तो इसका आंसर है कि हरित क्रांति के पश्चात क्या हुआ था कि देश के अंदर जो उपजाई जाने वाली जो विविध फसलों से भारत खाद्यान्नों में मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। सो हुआ यूं कि हमारे देश के अंदर हरित क्रांति की वजह से पहले हमारे देश के अंदर अनाज उतना नहीं होता था, लेकिन हरित क्रांति होने की वजह से देश के अंदर अनाज की प्रोडक्शन बढ़ चुकी है और इसी तरीके से हमारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जा रहा है। दूसरा तरीका है बफर स्टॉक के ज़रिए भी हम जितना फूड है, जितना हमें चाहिए बेसिकली, वो हम ऑलरेडी अपने पास सेव करके रख चुके हैं, ताकि इन फ्यूचर कहीं पर अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हम उन अनाज को उपयोग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है, जिसे पीडीएस कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। सो इसको भी हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको भी हम ला रहे हैं। और ये जो इस स्कीम के तहत या इसके तहत क्या कर रहे हैं हम लोग, उन तबकों पे भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं अनाज जहाँ पे लोग खरीद नहीं कर पाते, सस्ते दामों पे अनाज पहुंचाने की सुविधा की जा रही है। तो भारत देश के अंदर इस तरीके से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ पे तो ये की पॉइंट्स लिखे गए हैं, इन्हीं की पॉइंट्स का लिखना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप बफर स्टॉक हो तो आप केवल बफर स्टॉक मत लिख देना, जैसे मैंने आपको अभी बफर स्टॉक समझाया है उसी तरीके से आपको आपके एग्ज़ाम में बफर स्टॉक को समझाना पड़ेगा। क्लियर है? अगला आता है कि खाद्य सुरक्षा के आयामों का वर्णन कीजिए। तो तीन चीज़ें होती है, खाद्य उपलब्धता, दूसरा पहुंच और तीसरा सामर्थ्य होता है। क्या होता है कि खाद्य उपलब्धता का मतलब होता है कि हमारे पास उपलब्ध भी हो, जो अनाज है वो हमारे पास क्या हो, उपलब्ध हो। दूसरी चीज़ हमारे पहुंच होती है कि जो उपलब्ध चीज़ें हो वो हम तक उसकी पहुंच भी हो, हम उस तक पहुंच भी पाएँ। तीसरी चीज़ है अगर आपके आसपास है भी तो पहुंच तो है, आपके बगल में ही है, ऐसा नहीं हो कि 50 किलोमीटर दूर है, आपके बगल में ही है। चलो पहुंच तो हो गई हमारी, आपके बगल में ही है, पर वो उसको हम अफोर्ड भी कर पाए। सामर्थ्य है कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हमें जितनी आवश्यकता चाहिए, हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हम मार्केट में जाकर वहाँ पे जाके खरीद सके। तो ये तीन आयाम होते हैं, ये तीन डायमेंशंस होते हैं जो आपको पता होना ज़रूरी। उपलब्धता, अवेलेबल होना, आप तक उसकी पहुँच, और तीसरी अफोर्डेबिलिटी, आप उसको अफोर्ड भी कर पाओ। अगला आता है न्यूनतम समर्थित कीमत किसे कहते हैं। इसे एमएसपी के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आखिरकार ये क्या होता है, इसे किसे कहते हैं? सो पहला पॉइंट ये बता रहा है कि भारतीय खाद्य नियम अधिशेष उत्पादन करने वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। अधिशेष का मतलब होता है इंग्लिश में सरप्लस। क्लियर? कि ऐसे फार्मर्स जिनके जो अनाज ज़्यादा ग्रो करते हैं, वो मार्केट में जो ज़्यादा ग्रो कर लिए तो उसको अपने पास थोड़ी ना रखेंगे, 100 बोरी उनको थोड़ी ना चाहिए होगा। तो वो क्या करते हैं, जो बच जाता है 1-2 बोरी अपने पास रख लिए, बाकी की जो बोरियां बच जाती है उसे मार्केट में बेच देते हैं। तो ये कीमत क्या करता है, उनको बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, एमएसपी जो होती है वो पहले ही डिक्लेयर कर देती है। वो ये कह देती है कि आप अगर इस अनाज को ग्रो करोगे तो हम इसका इस रेट में खरीदेंगे, ग्रो करने से पहले, ताकि जो फार्मर्स है उनको ये आइडिया लग जाए कि इस फसल को ग्रो करना मुझे फ़ायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा। इससे फार्मर्स की भी क्लियरिटी रहेगी। अगर ऐसा गवर्नमेंट ना करे तब क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। फार्मर्स पता चले ग्रो तो कर लिए लेकिन उनको रेट ही ना मिला, मार्केट उसकी है ही नहीं, तो फिर फार्मर्स का तो नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से एमएसपी पहले ही डिक्लेयर की जाती है कि कम से कम आपका इस रेट में तो हम
खरीदेंगे ही खरीदेंगे, उससे ऊपर जाए कोई चलेगा लेकिन कम नहीं होगा इससे। क्लियर, ये सोचकर मतलब फार्मर्स ग्रो वगैरह करते, यही चीज़ बताई गई। किसानों को अपनी फसल की बुआई के मौसम से पहले ही, मैंने कहा था ना, बुआई के मौसम से पहले पहले ही बता दिया जाता है कि ये फसल हम इस रेट पे खरीदेंगे, ताकि प्रोत्साहित किया जाता है कि फार्मर्स को इस चीज़ का डर भी ना हो कि यार कल को मैं ग्रो कर लूँ, मेरे को रेट ना मिला इतना। तो इसी चीज़ के लिए पहले ही गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर देती है एमएसपी, न्यूनतम समर्थित कीमत, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति का खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी व्याख्या कीजिए। तो हरित क्रांति की वजह से हम आत्मनिर्भर बन गए खाद्यान्न में। दरअसल पहले यूं होता था कि हमें अनाजों को बाहर देशों से मंगवाना पड़ता था, और ये सुनो कि बाहर देश के अंदर सबसे ज़्यादा खेती होती थी, सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, उसके बावजूद भी हमें बाहरी देशों से मंगवाना पड़ता था। तो वो कुछ उसका हिस्टोरिकल रीजंस रहे हैं, लेकिन हरित क्रांति की वजह से हम आत्मनिर्भर बने, और इसकी वजह से अब हम इतना बन चुके हैं कि हम बाहरी देशों को हम निर्यात भी करते हैं। ले भाई अब तुम भी ले लो, हमसे चाहिए, तो इस तरीके से। दूसरी चीज़ क्या हो कि हरित क्रांति के आने के बाद मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। हरित क्रांति आने के बजाय देश के अंदर बहुत ऐसी सिचुएशंस आई, लेकिन हमारे हरित क्रांति होने की वजह से हमको अकाल नहीं पड़ा, यानी हमें खाने की कमी नहीं मिली हुई। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बताया जा रहा है, अनाज का उत्पादन बढ़ाने का परिणाम स्वरूप अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है, कि अब हरित क्रांति की वजह से हमारे पास अब अनाज एक जितना चाहिए हमें उतना हमारे पास अवेलेबल है और सिक्योर है, हमारे पास इतना हो चुका है कि हम वही ना, प्रॉब्लम होगा स्टॉक में हम लोग रख चुके हैं कि अगर कल को प्रॉब्लम कहीं किसी राज्य में बाढ़ उड़ा जाता है तो हम यहाँ से अनाज निकाल के उनको दे सकते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। अगला पॉइंट ये बताया जाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है, यानी भारत देश के अंदर ऐसा भी एक वर्ग है जिनको अभी भी खाद्य नहीं मिल पाता, इसके बारे में व्याख्या कीजिए। तो कहा जा रहा है एफसीआई के भंडार अनाज से भरे। अब ये एफसीआई की फुल फॉर्म क्या, बहुत ईजी है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करिए अगर आपको पता है। परंतु यहाँ अनाज को सुरक्षित नहीं रखा जाता, कहीं पर अनाज सड़ रहा है तो कहीं पे चूहे अनाज खा रहे हैं। कि क्या हो रहा है कि भारत में जो खाद्य तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि अभी तक भारत देश के अंदर कई समूह ऐसे हैं, वर्ग ऐसे जहाँ पर उन लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे देश के अंदर जो पैदावार हो रही है उसको सिक्योर करके रखा नहीं जा रहा है। इतना ज़्यादा अनाज हो रहा है कि कीड़े पड़ जा रहे हैं, सड़ जा रहा है, क्योंकि व्यवस्था ही अच्छी नहीं है। क्लियर, उसका इंतजाम अच्छे से नहीं किया जा रहा। तो इस पे सॉल्व करना चाहिए, कहीं उस अनाजों को चूहे खा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है, इस पे वर्क करना चाहिए। जो बफर स्टॉक है, मतलब हमें जितना रखना चाहिए उससे अधिक होने के कारण बर्बाद हो जाता है। कि देखो क्या होता है कि हर बफर स्टॉक भी एक लिमिटेड में हमें स्टॉक बना के रखना पड़ता है। ये नहीं है कि हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा हम लोग स्टॉक में रख रहे, नहीं। आपको अगर स्टॉक रखना पड़ता है तो स्टॉक की भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इतना ही स्टॉक अपने पास सेव करके रखना है, बाकी आप सप्लाई कर सकते हो दूसरे स्टेट्स या दूसरे कंट्रीज़ में। अब हो क्या रहा है कि बफर स्टॉक में इतना ज़्यादा जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा भरा गया है, और ज़्यादा भरने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, फसल खराब, वो जो अनाज है वो खराब हो रहा है, क्योंकि उनकी व्यवस्था, जो पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है कि उनकी व्यवस्था अच्छे से नहीं की गई है, ये है। अगला पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपने उद्देश्य में सफल नहीं रही है। कि जिस हिसाब से पीडीएस सिस्टम को वर्क करना चाहिए था, जिस हिसाब से उम्मीदें रखी गई थी, वो सफल नहीं रहा। क्योंकि पीडीएस सिस्टम हमें पता है इसी वजह से बनाया गया था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ताकि क्या कर सके, उन लोगों, उन समूहों तक भी अनाज पहुंचाया जा सके जो वंचित हैं, जो इनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो लोग अफोर्ड कर पाएँ मार्केट रेट का। तो इसी वजह से यहाँ पे सस्ते दामों पे दिया जाता है। तो लेकिन उस उद्देश्य को भी पूरा वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहुत इसमें भी घपलेबाजी हो जाती है, चीटिंग्स वगैरह हो जाती है। तो ये दिक्कत की एक प्रॉब्लम की बात। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कोई 3 विशेषता बताइए। यानी जो पीडीएस हमने पढ़ा था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी आपको कोई 3 विशेषता बतानी। अगर इसके अलावा आपको और विशेषता पता है तो अच्छी बात है, उसे भी आप लिख सकते हो। पहला विशेषता ये कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज की सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज में गरीब वर्गों में वितरित करती है। यानी
पीडीएस का सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि गरीब लोगों तक अनाज को वितरित करता है। दूसरी चीज़ है कि अधिकांश जो क्षेत्र जैसे गाँव, कस्बों, शहरों में ही राशन की दुकानें यानी उन जगहों पे राशन की दुकानें खोली गई हैं जहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, जिन पे फूड इनसिक्योर लोग ज़्यादा हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। वैसे अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा, पर आप ये भी लिख दोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी अनुबंधित मात्रा में 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल और 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। तो क्या होता है कि आपका एक राशन कार्ड बना होता है, उस कार्ड के थ्रू ही आपको राशन मिलता है। ये नहीं कि मैं पहुंच गया मुझे राशन दे दिया जाएगा, नहीं, आपको पहले एक कार्ड बनवाना पड़ता है अगर आपको उससे चाहिए, आपको अनाज चाहिए तो पीडीएस से। तो राशन कार्ड में लिमिट रहता है कि आपका जैसे परिवार बड़ा है तो अनाज ज़्यादा मिलेगा, अगर आप एक ही पर्सन हो तो आपको अनाज उस बेस पर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है, 5 लीटर मिट्टी का तेल दिया जाता है। वैसे अब तो मिट्टी का तेल देना तो बंद ही हो चुका है, क्योंकि गाँव में भी पहले दिया जाता था, गाँव में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होती नहीं थी, तो कैरोसिन का उपयोग करके, मिट्टी का तेल कैरोसिन कहते हैं, उसका उपयोग करके लोग लालटेन वगैरह जलाया करते थे। पर अब तो क्योंकि गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है तो मिट्टी का जो तेल है वो कम हो चुका है कि मिट्टी का तेल का वितरण नहीं होता। हाँ, चीनी और अनाज, चावल, गेहूं, इन चीज़ों का वितरण अभी भी होता है। क्लियर? सो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग होगा, लेकिन इसके लिए अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये तो अभी हमने जितना भी पढ़ा है 3 मार्क के थे, लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो किसकी होगी, लॉन्ग की होगी, जो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग होगी। वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये अगली वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एटलीस्ट आपके कवर हो जाएंगे।